हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक भी है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो वहाँ पर हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी ये कहानी दो भाइयों की है और उन दोनों भाइयों की मौत एक आत्मा ने बदला पूरा करने के लिए लिया था। वो दोनों भाइयों के नाम थे अजय, अरुण। अजय एक फैक्ट्री में काम किया करता था और अरुण को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अरुण सुबह से लेकर रात तक सारा दिन शराब में डूबा ही रहता था। लेकिन अजय ने अरुण को कई बार समझाया कि कोई काम कर ले, ऐसा सारा दिन शराब पीना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब तो हमारे माता पिता भी नहीं रहे। लेकिन अरुण ने अजय की बात नहीं मानी और अपनी ही दारू के नशे में डूबा रहा। फिर एक दिन अचानक उसके मन में लालच आ गया। अजय और अरुण जिस गांव में रहा करते थे, उस गांव में कई लोगों की ज़मीन थी और उनकी कीमत भी अच्छी खासी थी। तो अरुण ने अपने 3 दोस्तों के साथ लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती अपने नाम पर कराना शुरू किया। अरुण ने ये बात अजय को नहीं बताई और वो इसी तरह लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती अपने नाम पर करवा लेता था। फिर एक दिन ये बात अजय को मालूम पड़ी तो अजय ने अरुण को डांट लगाई। लेकिन अरुण ने अजय को लालच दी और कहा कि भाई, इसमें बहुत पैसा है, तुम भी हमारे साथ इसमें ही आ जाओ, फिर तुम्हें कहीं पर भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अजय ने अरुण का साथ देने के लिए मना कर दिया। कुछ दिनों बाद अजय के मन में भी लालच आ गई और अजय ने सोचा, अरुण सही बोल रहा था, अब मैं भी अरुण और उसके दोस्तों का साथ दूंगा। अजय पढ़ा लिखा था तो वो अपने भाई के साथ इस तरह दिया कि अजय ज़मीन के मालिक के पास जाने लगा और उन्हें अपनी झूठी बातों में फंसाकर उन लोगों की ज़मीन अपने नाम करवा लेता था। एक शाम अजय अपने घर वापस आ रहा था। तभी एक सुनसान और अंधेरे रास्ते पर अजय की गाड़ी खराब हो गई और फिर अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई, जबकि बारिश का महीना नहीं था। अजय बारिश से बचने के लिए अपनी गाड़ी में ही बैठा रहा और गाड़ी चालू करने की लगातार कोशिश करता रहा। अजय ने बहुत देर तक गाड़ी चालू करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी पता नहीं क्यों चालू ही नहीं हो रही थी और बारिश भी थी जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो बारिश इतनी ज़ोरदार हो रही थी कि उसके साथ साथ बिजलियां भी कड़क रही थी और अजय ये माहौल से काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा था। अजय ने फ़ोन भी ट्राई किया अरुण को, मगर फ़ोन नहीं लग रहा था। अजय ने सोचा, चलो और कुछ देर इंतज़ार कर लेता हूँ, बारिश शायद बंद हो जाए। फिर अजय अपनी गाड़ी में ही आराम करने लगा। कुछ देर बाद अजय के फ़ोन पे एक मैसेज आया। उस मैसेज को देखकर अजय बहुत ज़्यादा डर गया, डर के मारे कांपने लगा। उस मैसेज में लिखा था, अब आज तू नहीं बचेगा। इसी के साथ उसमें ये भी लिखा हुआ था, तेरी मौत भी वैसे ही होगी जैसे कि तुम लोगों ने मुझे और मेरे पिताजी को मारा था। अजय समझ चुका था कि अब उसका बच पाना मुश्किल है। इतने में अजय की गाड़ी तेज रफ्तार में अपने आप चलने लगी और अजय को एक आत्मा दिखाई दे रही थी जो ठीक उसके साइड वाली सीट पर बैठी हुई थी। उस आत्मा को देखकर अजय को कुछ समझ नहीं आया। इतने में उस आत्मा ने अजय को कार से बाहर धक्का मार दिया। अजय जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए खड़ा हुआ तो उसने देखा कि बारिश की जगह खून की बारिश हो रही है। अजय कुछ करता
इतने में उस आत्मा ने अजय के ऊपर अजय की ही गाड़ी चढ़ा दी और फिर उस आत्मा ने अजय को उसी गाड़ी के साथ पास ही के नदी में जाकर फेंक दिया। अगले दिन अजय की लाश वहाँ के लोगों को मिली तो वहाँ के लोगों ने पुलिस को खबर कर दी। फिर पुलिस ने अरुण का पता लगाया और अरुण से कहा कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी जान भी चली गई। अरुण को पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अजय की मौत के बाद अरुण ने पुलिस से पूछा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो पुलिस ने कहा कि हो सकता है तुम्हारा भाई तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा हो, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया होगा। फिर भी हम जांच पड़ताल करेंगे। अजय की मौत को अभी 2 ही दिन हुए थे। अरुण ने अपना काम फिर शुरू कर दिया। फिर एक रात अरुण के दोनों दोस्त काम से अपने घर देरी से पहुंच रहे थे और उस रात को भी उतनी ही तेज़ बारिश शुरू हो गई जितनी अजय की मौत से पहले हो रही थी। अरुण के दोनों दोस्त एक ही साथ रहा करते थे। रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास बारिश इतनी ज़्यादा ज़ोरदार थी कि उन्हें भी रुकना पड़ा और वैसे ही बिजलियां आसमान में चमक रही थी। वैसे एक बात आप लोगों को और बता दूं, अरुण के दोनों दोस्तों का नाम था महेश और राजू। आसमान में बिजली इतनी तेज़ कड़क रही थी कि जिसकी हद नहीं। वो वैसे ही वहाँ पर बिजली के डर से खड़े हुए थे, लेकिन जब देखा कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और गाड़ी भी मानो अब चलाना नामुमकिन हो रहा है, तो वो दोनों ही दोबारा गाड़ी में जाकर बैठ गए। उन गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने एक अजीब बात ये नोटिस की कि जो गाड़ी की खिड़कियां थी वो अपने आप खुल रही थी और बंद हो रही थी। महेश ने खिड़कियों को अच्छे से बंद किया और फिर ये सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तभी ही महेश ने राजू को कहा कि काम करते हैं, हम धीरे धीरे घर की ओर चलते हैं। हमारा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, आराम से गाड़ी चलाएंगे तो पहुँच ही जाएंगे। फिर उन लोगों ने वैसा ही किया और अगले आधे घंटे के अंदर वो लोग घर पर थे। लेकिन अब भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर पहुंचने के बाद जब दोनों बिस्तर पर लेटे तो पूरे दिन की थकावट की वजह से उन्हें नींद तुरंत आ गई। लेकिन अगले ही 20 मिनट में महेश की ज़ोरदार आवाज़ से आँख खुली। वो आवाज़ खिड़कियों की थी और तेज़ हवा की वजह से खिड़कियों का पटके जाना ये तो बिल्कुल सी आम बात थी। महेश उठा अपने बिस्तर से, फिर उसने खिड़कियों को अच्छे से लॉक किया और वापस अपने बिस्तर पर आ गया कि तभी महेश की घर की लाइट अपने आप बंद चालू होने लगी। महेश ये देखकर थोड़ा डर गया और वो डर के मारे इधर उधर देख रहा था कि महेश को एकदम से ठंडी लगने लगी। ऐसा लगने लगा कि जैसा मानो वो एकदम से बर्फ़ की पहाड़ियों में जाकर बैठ गया है। महेश को इतनी ठंडी लग रही थी कि उसने अपने बिस्तर पर रखी हुई ब्लैंकेट उठा ली और ब्लैंकेट लपेट कर वो इधर उधर देखने लगा कि लाइट को क्या हो गया है। फिर एकदम से महेश ने पीछे देखा तो मानो उसकी चीख निकल गई। महेश ने देखा एक भयानक शक्ल में चुड़ैल हवा में खड़ी है और उस चुड़ैल की आंखों से खून निकल रहा है। महेश उस चुड़ैल को देखकर इतना डर गया था कि उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी उस चुड़ैल ने राजू को हवा में उठाया और राजू की दोनों आंखों में अपने तेज़दार नाखून गाड़ दिए। राजू की दोनों आंखें उसने मानो फोड़ दी थी। राजू जो कि नींद में था अब तक, लेकिन दर्द के मारे वो ऐसा चीख रहा था कि उसका गाँव उस सन्नाटे को चीरते हुए उसकी चीखें रात में सुना था। फिर उस चुड़ैल ने राजू को घर से बाहर फेंक दिया। महेश ये सब खड़े खड़े अपनी आंखों से देख ही रहा था कि उस चुड़ैल ने महेश की तरफ देखा और कहा, अब तू और अरुण तुम दोनों भी नहीं बचोगे और अजय को भी मैंने ऐसे ही मारा है। अब तुम दोनों की बारी। महेश उस चुड़ैल से माफ़ी मांगने लगा।
लेकिन उस चुड़ैल ने महेश को हवा में उठाया और महेश को भी घर से बाहर फेंक दिया। फिर उस चुड़ैल ने महेश और राजू को खींचते हुए नदी के पास लेकर चले गई और उन दोनों को भी उसी नदी में फेंक दिया जिस नदी में उसने अजय को फेंका हुआ था। अगले दिन अरुण को ये बात मालूम पड़ी तो अरुण समझ गया कि अब उसकी जान खतरे में है। अरुण अपना गांव छोड़कर शहर आ गया और शहर में काम करने लगा। अरुण को शहर में आए हुए अब 6 महीने से ऊपर हो गया था। अरुण को लगा कि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। अरुण ने गांव वापस जाने का फैसला किया और ठीक उसी दिन की ट्रेन पकड़ के अपने गांव आ गया। गांव वापस आते ही अरुण ने वही अपना पुराना काम शुरू कर दिया। एक रात अरुण घर वापस आ ही रहा था कि उसे एक लड़की सुनसान रास्ते पर खड़ी दिखाई दी। अरुण ने अपनी बाइक रुकाई और उस लड़की से पूछा, कोई परेशानी या दिक्कत है? इतनी रात में आप इस सुनसान रास्ते पर अकेली खड़ी हो? तो उस लड़की ने कहा कि वो रास्ता भटक गई है। फिर अरुण ने उस लड़की से पूछा कि कहाँ रहती हो तुम? तो उस लड़की ने बोला कि पास में ही जो नदी है वहीं पर मेरा घर है। फिर अरुण ने उस लड़की से कहा, चलो मैं आपको उस नदी के पास छोड़ देता हूँ। अरुण ने उस लड़की को अपनी बाइक पर बिठाया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन अरुण को पता नहीं क्यों उस समय डर लग रहा था उस नदी के पास जाने के लिए भी, क्योंकि वो जानता था कि 3 मौतें उसी नदी के पास हुई है। मगर अरुण ने बाइक चलाने पर ध्यान दिया। फिर उस लड़की ने कहा, बस यहीं पर रोक दो, मेरा घर यहीं पास में है। जैसे ही वो लड़की बाइक से उतरी, अरुण को एक बहुत डरावनी आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ कह रही थी, अरुण अब तू भी गया, आज तेरी जान नहीं बचेगी। अरुण ने जैसे ही पीछे देखा, अरुण की आंखें खुली के खुली रह गई। अरुण ने देखा वो लड़की एक डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी। अरुण ने उस चुड़ैल को देखकर तुरंत ही अपनी बाइक भगा दी ताकि वो अपनी जान बचा सके। लेकिन तभी ही उस चुड़ैल ने उसे धक्का मार दिया। फिर वो चुड़ैल अरुण को खींचते हुए उसी नदी के पास ले गई। अरुण चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो उस चुड़ैल ने कहा, आज तू मेरे हाथों से ही मरेगा। तेरे भाई को और तेरे वो दोनों दोस्तों को मैंने मेरे हाथों से ही मारा था, अब तेरी बारी। फिर चुड़ैल ने अरुण से कहा, याद कर, आज से कई महीने पहले जिस रात को तुम लोगों ने मेरी और मेरे पिताजी की जान ली थी और हम दोनों की हत्या करके तुम लोगों ने हमें इसी नदी में फेंक दिया था ताकि हमारी ज़मीन पर तुम सभी लोग कब्ज़ा कर सको। मगर मेरे पिताजी ने तुम लोगों को मना कर दिया था और जब मैंने और मेरे पिताजी ने तुम लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो तुम लोगों ने हमारी हत्या कर दी। और वैसे भी मैंने 3 लोगों को मौत के घाट उतार कर उनसे तो अपना बदला ले लिया, अब तुम्हारी बारी। ये कहकर उस चुड़ैल ने अरुण को उस नदी में फेंक दिया और आज भी वो चुड़ैल उस ज़मीन की रखवाली करती है। दोस्तों, ये कहानी एक वेबसाइट से मैंने ली थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें विक्रम सिंह यादव ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विक्रम है। मैं उन्नाव बालाजी MP का हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। ये किस्सा 2016 का है। 2016 जनवरी का महीना था और उस समय मैं काफ़ी टाइम से बेरोज़गार था, तो सोचा कि ट्रैक्टर पर काम करता हूँ। काम था रात में। हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर एक नदी है, उसमें से रेत निकालना था और वापस गांव में लाकर बेच देना होता था। लेकिन उस नदी तक पहुंचने से पहले एक जंगली रास्ता आता था जो काफ़ी घना चारों ओर से
और अजीब सा डरावना लगता था। जैसे कि रात में काम करना होता था तो घर से भी रात में मुझे निकलना होता था, और वो रास्ता काफ़ी रात के समय डरावना लगता था। हम रात में वहाँ पर चोरी से रेत निकालते थे, क्योंकि रेत निकालना मना है। मुझे आज भी वो मनहूस रात याद है। वो रात पूर्णिमा की थी और समय कुछ 12:30 का होगा। एक ट्रैक्टर पर हम 8 दोस्त थे। हमने ट्रॉली रेत से भरी और हम थोड़ा आराम करने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस नदी किनारे कोई शमशान तो नहीं है, किंतु लोग किनारे पर छोटा बच्चा या नदी में कोई मुर्दा आता है तो उसे किनारे पर ही दफना देते हैं। इसीलिए कई बार वहाँ पर लोगों ने भूत को देखने का दावा किया है। छोटी मोटी घटनाएं तो वहाँ पर घटती ही रहती है। उस रात आराम करते हुए एक दोस्त बोला कि भागो, पुलिस की गाड़ी आ रही है, जल्दी निकलो यहाँ से। तभी मेरा एक दोस्त नरेश, जो कि ड्राइवर था ट्रैक्टर का, वो बोला कि तुम 6 लोग जंगल के रास्ते से भागो और मैं और एक दोस्त दूसरा शक्ति ट्रैक्टर को भगाकर जंगल में कहीं छुपा देंगे। फिर हम 6 लोग एक तरफ भागे और वो दोनों ट्रैक्टर पर बैठकर आगे चले गए। हम 6 आदमी भी जंगल में रास्ता भटक गए और फिर हम लोग काफ़ी दूर भागने के बाद एक जगह आकर रुक गए कि तभी हम सभी लोगों ने एक आवाज़ सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई डाली पर झूल रहा है। आवाज़ करीब 50 मीटर दूर से आ रही होगी। हमें ज़्यादा डर नहीं लगा क्योंकि हम 6 लोग इकट्ठा थे और रात भी पूर्णिमा की थी। जब हम थोड़ा नज़दीक गए तो समझ में आया कि कोई वहाँ पर झूला झूल रहा है। हम लोगों के पास मोबाइल भी थे और टॉर्च भी थी। फिर मेरा एक दोस्त जिसका नाम गौरी था, उसने टॉर्च मारा झूले पर, तो हम सबके दिल बैठ गए। एक बहुत ही भयानक औरत जिसके लंबे बड़े नाखून, वो हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसी समय उसका झूला एकदम से रुक गया। वो एक झटके में उस पर से उतरी और हमारी तरफ दौड़ने लगी। हम सारे के सारे बुरी तरह से भागे। हम लगभग 20 मिनट तक तो रुके ही नहीं। फिर हम लोग एक खुले मैदान की तरफ आए और फिर हमने अपने 2 दोस्तों से कहा कि एक काम करो, हम सभी लोग बहुत थक चुके हैं, तुम दोनों ही लोग जागते रहना, हम चारों लोग थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, या फिर यूँ कहिए कि सो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सच में वो रेती उठा उठाकर काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और समय लगभग रात का कुछ 2 बज रहा था। फिर हम 4 लोग सो गए कि कुछ ही समय हुआ होगा, एक आवाज़ से मेरी आँख खुली। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जानवर अपने सिर से किसी पेड़ में टक्कर मार रहा हो और फिर पेड़ के पत्ते भी ज़ोर से हिल रहे हैं और सूखे पत्ते ज़मीन पर गिर के बिखर गए हो। मैंने अपने दोस्तों को जगाया और फिर हम उस आवाज़ की तरफ गए तो हमने देखा कि एक 7-8 फुट का आदमी, जिसके सर पर 2 सींग थे और बदन पर सिर्फ और सिर्फ बाल ही नज़र आ रहे थे, वो हमसे भी कुछ लगभग 40-50 मीटर की दूरी पर होगा। हम लोग समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है। वो शैतान ज़ोर ज़ोर से अपने सर से उस पेड़ पर टक्कर मार रहा था। फिर मेरे एक दोस्त ने हम सबको उस पेड़ के ऊपर देखने के लिए कहा। ऐसा लग रहा था कि मानो उस पेड़ पर कोई बैठा हुआ है। फिर वो शैतान पेड़ पर जैसे ही चढ़ने ही वाला था कि तभी पेड़ पर बैठा हुआ वो आदमी चिल्लाया। जब हमने वो आवाज़ सुनी तो हमें पता चला कि पेड़ पर तो हमारा दोस्त है जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था और वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। फिर हम 6 दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और भगवान का नाम लेकर उस पेड़ की तरफ दौड़े। वो शैतान पेड़ से तुरंत उतरा और हम लोगों को देखकर थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। हम लोगों ने फटाफट अपने दोस्त को पेड़ पर से नीचे उतरवाया
और फिर उस दोस्त ने बताया कि ये शैतान मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था। जब मेरे एक दूसरे दोस्त ने टॉर्च मारी तो देखा कि वो काला सा शैतान गुस्से में गुर्रा रहा था और अपने दांतों को किटकिटा रहा था। ये सब देखकर हम सब बुरी तरह से डर गए और डर के मारे वहाँ से भागने लगे। तभी ही मेरे एक दोस्त ने बोला कि नज़दीक में ही एक मंदिर है और हम सब उसी मंदिर की ओर भागने लगे। फिर हम सभी लोग उस मंदिर में चले गए और जब तक हम भाग रहे थे वो काला शैतान हमारे पीछे ही भाग रहा था। जब हम उस मंदिर के चबूतरे पर पहुंचे तो वहां पर हमें हमारा एक और दोस्त मिला जो कि ट्रैक्टर के ड्राइवर के साथ भागा हुआ था। हम सब वहां पहुंचने के बाद थर थर काँप रहे थे। वो काला सा शैतान जो भी था ये पता नहीं, वो वहीं पर दूर खड़ा होकर हमें घूर रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ लगा रहा था और वहीं पर नीचे बैठ गया और उसने अपने सींग ज़मीन में घुसाना शुरू कर दिए। मिट्टी को अपने नाखूनों से खोदने लगा। करीब 4 या 4:30 बजे तक वो वहीं पर घूमता रहा। फिर वो पता नहीं कैसे एकदम से गायब हो गया। फिर हमने अपने ट्रैक्टर ड्राइवर यानी कि नरेश से पूछा कि तू उस पेड़ के ऊपर कैसे पहुंचा? तो उसने बताया कि पुलिस ने काफ़ी पीछा किया तो उसने अपने साथ वाले दोस्त को रास्ते में उतार दिया था ताकि पुलिस अगर पकड़ ले तो एटलीस्ट वो उसका दोस्त बच जाए। फिर ट्रैक्टर को छिपाकर मैं जंगल में चला गया और जंगल के रास्ते में ये प्रेत बैठा हुआ मिला। फिर मैं उसे देखकर भागा और उस पेड़ पर चढ़ गया। शुक्र है भगवान का जो हम सब ठीक थे। उस रात हमने चुड़ैल भी देखा और वो प्रेत आत्मा भी। वो प्रेत थी या शैतान ये नहीं पता। और रही बात हमारे 8वें दोस्त की जो पहले से ही उसी मंदिर के चबूतरे के पास था, तो वो कहने लगा कि मुझे याद था कि अगर जान बचानी है तो यहीं पर आना पड़ेगा। इसीलिए मैं सीधा वहाँ से यानी ट्रैक्टर से उतरकर यहीं पर आ पहुँचा। अगले दिन हमारे 3 दोस्तों को बुखार था। फिर मैंने भी वो काम छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी विक्रम सिंह यादव की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी अविनाश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अविनाश है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मेरे दादाजी के समय उनके साथ और गांव वालों के साथ घटी थी। तो आगे की घटना मैं आप लोगों को दादाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। बात कुछ 1980 की है। उस समय मेरे दादाजी जिस गांव में रहा करते थे वहीं पर वो खेतीबाड़ी का भी काम करते थे। तो दादाजी बताते हैं कि ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक तरह से चल रहा था। दादाजी और गांव वाले भले ही कम कमाते थे लेकिन खुशहाल थे। एक दिन गांव में अचानक से ये बात फैली कि गांव में कुछ डाकू लोग रहने के लिए आ गए हैं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं पता नहीं। पुराने ज़माने में जो गांव होते थे उनके आसपास अक्सर बड़े बड़े जंगल होते थे और उसी जंगल में चोर डाकू छुप कर रहा करते थे। दादाजी भी इस बात से काफ़ी परेशान थे। अभी ये चल ही रहा था कि 10-15 दिन के बाद एक और बात सामने आई कि गांव में किसी को उन लुटेरों ने लूट लिया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। जब दादाजी ने ये बात सुनी तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा, लेकिन कर भी क्या सकते थे। दादाजी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे और गांव के सभी लोग भी। एक शाम की बात है कि दादाजी जिस घर में रहा करते थे उसी के बाजू वाले घर में रहने के लिए कुछ लोग आए। वैसे उस घर में कोई रहता नहीं था, छोटा सा घर था, लेकिन वो घर काफ़ी समय से बंद पड़ा था। जब वो लोग आए तो गांव के लोगों ने उनसे पूछताछ की कि आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए। तब उन लोगों ने बताया कि ये जिसका घर है हम उन्हीं लोगों के दूर के रिश्तेदार हैं। वो लोग कहीं शहर में रहा करते थे और शायद इसीलिए वो लोगों का किसी से भी गांव में मिलना जुलना ज़्यादा नहीं था। गांव के सभी लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया।
वो 4 से 5 लोग थे। समझ में नहीं आता था, काफ़ी अजीब थे। पूरा दिन गांव में खुद को बंद करके रखते थे। लोग जितने भी थे गांव के, वो इस बात को लेकर परेशान होने लगे कि ये 4-5 लोग जो आए हैं किसी से मिलते नहीं है, कुछ नहीं, बस पूरा दिन खुद को कमरे में बंद रखा करते हैं। लेकिन जैसा कि गांव में सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हुआ करते थे, इसीलिए इस बात पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दादाजी के बाजू वाला ही घर था, तो दादाजी अक्सर देखा करते थे, लेकिन उनका पूरा दिन दरवाज़ा घर का बंद ही रहता था, कोई बाहर नहीं निकलता था। फिर एक रात की बात है कि दादाजी की रात में आँख खुली कुछ आवाज़ों से। ऐसा लगा कि कोई बहुत सारा सामान घर के अंदर ले जा रहा है या फिर घर से बाहर ला रहा है, मानो जैसा उठाने की और पटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दादाजी उठे और उठकर गौर से सुनने लगे, तो वो आवाज़ें कहीं नज़दीक से आ रही थी। दादाजी ने अपने घर का दरवाज़ा खोला, बाहर निकल कर देखे तो वही 4-5 लोग जो थे वो घर के बाहर बैठकर कुछ तो कर रहे थे, लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहा था अंधेरा होने की वजह से। दादाजी ने सोचा इस समय जाकर उनसे पूछना ठीक नहीं रहेगा, अगली सुबह जाकर उनसे पूछेंगे। अगली सुबह जब दादाजी उनके घर के पास पहुँचे, घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसा लग रहा था जैसे कि अंदर कोई है ही नहीं। दादाजी अब इस चीज़ को लेकर परेशान हो गए कि ये लोग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं। गांव के लोगों को दादाजी ने फिर ये सारी बात बताई, तो कुछ लोगों ने उनमें से कहा कि एक काम करते हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं, पता चलेगा अंदर क्या हो रहा है। गांव के 4-5 लोगों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ दिया। जब घर के अंदर घुसे तो पाया कि अंदर कोई भी नहीं था, बस कुछ बिस्तर रखा हुआ था, जिससे ये समझ में आ रहा था कि वो 4-5 लोग यहीं पर रात में सोते होंगे। घर भी काफ़ी छोटा सा था, जैसे कि मानो उसमें कोई तलाशी लेने जैसी चीज़ ही नहीं थी। दादाजी को गांव वालों ने समझाया कि अरे हो सकता है रात में कुछ काम आ गया होगा, इसीलिए वो लोग चले गए होंगे, देखते हैं कभी आएंगे। फिर दादाजी ने भी इस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन उसी रात दोबारा वैसी आवाज़ें आने लगी, और इस बार भी जब दादाजी घर का दरवाज़ा खोलकर देखे तो वही 4-5 लोग अपने घर के बाहर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे और कुछ काम भी कर रहे थे। इस बार दादाजी ने सोचा कि जाके उनसे पूछ ही लेता हूँ। दादाजी उनके पास चले गए और जाकर उनसे पूछने लगे कि आप लोग पूरा दिन कहाँ रहते हो, रात में आते हो और रात में शोर शराबा करते हो। दादाजी की ये बात सुनकर उनमें से एक आदमी कहने लगा, दिन में हम काम पर जाते हैं। दादाजी ने जिस पर पूछा कि कहाँ जाते हो काम पर, उसने कहा कि वो सब जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। दादाजी को काफ़ी अजीब लगा। गांव में लोग बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से और मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उसका ऐसा जवाब सुनकर दादाजी को बुरा भी लगा। इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से लौटकर अपने घर पर आ गए। फिर दादाजी ने अगली सुबह होते ही गांव वालों को सारी बात बताई, लेकिन इस बार भी यही था कि वो 5 लोग उस घर में नहीं थे। घर का दरवाज़ा खोलकर देखा गया तो वैसे ही बिस्तर पड़े हुए थे। दादाजी ने इस पर कुछ नहीं कहा। अगली रात दादाजी जागते रहे उनके इंतज़ार में, लेकिन इस बार कोई आवाज़ें नहीं आई, जिससे ये समझ में आया कि शायद आज रात वो लोग घर पर ही नहीं आए। और फिर वैसा ही कुछ आने वाले 2-4 दिन भी हुआ, यानी कि बाहर से किसी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। दादाजी कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि शायद वो लोग इस घर को छोड़कर अब जा चुके हैं। फिर कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद गांव में एक बात हवा की तरह फैलने लगी। वो ये थी कि गांव में किसी प्रेत आत्मा का साया है और वो गांव के लोगों को बेवजह परेशान करता है। दादाजी भी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर दादाजी और गांव वाले सभी लोग मिलकर इस बात का समाधान ढूंढने लगे। तभी उनमें से एक आदमी कहने लगा कि कोई भी आत्मा या कोई भी भूत प्रेत किसी को बेवजह परेशान नहीं करता। उनका कोई मकसद होता है, या तो उनकी कोई ख्वाहिश
अधूरी हो जाती है। इसी वजह से वो लोग आत्मा बनकर उसे पूरा करने में लगे होते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो लोग किसी से अपना बदला लेना चाहते हों। अब सभी लोग इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि तभी उनमें से एक आदमी और ये बात कहने लगा कि हो सकता है वो जो 4-5 लोग वहाँ मिलकर रहते थे, उन्हीं लोगों की वजह से ये आत्मा का साया इस गांव पर पड़ गया है। उसकी ये बात सुनकर गांव के सभी लोग मानो एकदम से चौकन्ना हो गए और कहीं ना कहीं सभी लोगों के मन में यही बात घूमने लगी कि क्या पता वो आत्मा शायद उन्हीं लोगों से कुछ चाहती हो। लेकिन अब गांव वाले करते भी तो क्या। कुछ दिन तक तो बात ऐसी ही चलते रही। वो आत्मा से सभी लोग परेशान आ चुके थे। फिर कुछ दिनों के बाद उसी घर में जो लोग रहा करते थे वो शहर से अपने गांव आए हुए थे। तो सभी लोगों ने उन लोगों से कहा कि आपके कुछ दूर के रिश्तेदार आए थे, यहाँ आकर रहे। जिस पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। कहने लगे कि हमारा कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं है, और अगर रिश्तेदार होता तो हम तो यहाँ थे ही नहीं। वो आता कैसे और वो रुकता कैसे? बिना हमारे उसका गांव में आकर रुकना मानो नामुमकिन जैसी बात थी। फिर एक रात की बात है जब वो घर खुला और उसमें लोग रहने के लिए आए थे, यानी कि वही शहर से जो लोग आए हुए थे। तो उनमें से एक आदमी रात के समय दादाजी के घर पर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा ठोकने लगा। जब दादाजी ने दरवाज़ा खोला तो वो कहने लगा कि जल्दी चलिए, देखो हमारे घर पर क्या हो रहा है। दादाजी तुरंत ही उठकर उनके घर के पास गए। जब घर के दरवाजे पर पहुंचे ही थे तो दादाजी ने देखा कि अंदर एक औरत थी और वो औरत एक कोने में बैठकर अजीब सी आवाज़ें निकालकर रो रही थी। उसका चेहरा कटा फटा लग रहा था और मानो हाथ में कुछ था वो उसको बजा रही थी। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा कान में चुभ रही थी कि वहाँ मौजूद सभी लोगों ने अपने कान बंद कर कर रखे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर उसे बजा रही है और वो बजाकर किसी को कुछ संकेत देना चाहती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। अगले ही 20 से 25 मिनट में उधर पूरा के पूरा गांव इकट्ठा हो गया और लोग अब ये देखने लगे कि ये औरत कौन है और आई कहाँ से। उस घर में जितने लोग थे वो सभी लोग बाहर निकलकर खड़े हुए थे और घबरा रहे थे। गांव का कोई भी व्यक्ति उस औरत के नज़दीक तक नहीं जा रहा था। ऐसे में दादाजी ने हिम्मत जुटाई और खुद आगे बढ़े। जब दादाजी उसके नज़दीक पहुँचे तो उस औरत ने बिना कोई बात किए दादाजी को हाथ के इशारे से ही हवा में उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और उसके बाद जो पानी का मटका रखा हुआ था उसकी ओर इशारा करके दादाजी के सीने पर लाकर फोड़ दिया। दादाजी दर्द से कर्रा रहे थे और पानी की वजह से भीग चुके थे। जो लोग बाहर खड़े हुए थे उनमें से 3-4 लोगों ने हिम्मत करके घर के अंदर जाने की सोची। फिर घर के अंदर जाने के बाद दादाजी को सभी लोग मिलकर उठाकर बाहर लेकर आए। दादाजी ये सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे कि ये नज़ारा देखने के बाद वो लोग वहीं से अपने अपने घर पर डर के मारे भाग गए। और अब दादाजी काफ़ी ज़्यादा दर्द में पड़े हुए थे। लोगों ने अपने घर पर जाना ठीक नहीं समझा जो वहाँ पर बचे हुए थे। सभी लोग दादाजी के घर के बाहर आकर रुक गए। दादाजी कपड़े वगैरह अपने बदल कर बाहर निकले और फिर कहने लगे कि मेरा शक सही था। तब गांव के लोगों ने उनसे पूछा आपका क्या शक था? जिस पर दादाजी ने कहा जो 4-5 लोग यहाँ पर आकर रुके हुए थे वो कोई इनके रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि वो चोर डाकू थे जो कि जंगल में थे। उन्हें इस घर के बारे में पता होगा कि ये घर काफ़ी समय से खाली है, इसीलिए गांव के लोगों को उन्होंने झूठ बोला और इस घर में आकर रहने लगे। जब उनका काम हो गया तो वो लोग इस घर को छोड़कर चले गए। गांव वालों ने जब ये बात सुनी तो मानो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। फिर दादाजी कहने लगे कि वो एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो आकर इसके बारे में पता लगाने में उनकी मदद करेगा। दादाजी सुबह होते ही अपने गांव से निकल पड़े। कुछ दूरी पर एक दूसरा गांव था। वहां से एक आदमी को उन्होंने अपने साथ लेकर आए और उस आदमी से सारी बात बताई। जिसके बाद वो आदमी कहने लगा
कि वो हो ना हो एक औरत की आत्मा है और उसके साथ कोई तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। दादाजी उससे पूछने लगे कि ऐसा क्या हुआ होगा, जिसके बाद उसने कहा कि हम इस बारे में पता लगाएंगे। फिर दादाजी बताते हैं कि लगभग 4-5 दिन तक वो आदमी दादाजी के ही घर में रहा और रात होने के बाद वो तुरंत दादाजी के घर से निकल जाता और उस घर में जाकर रहने लगता। वो पूरी पूरी रात उसी घर में बिताता था। दादाजी बताते हैं कि जब भी रात में वो उस घर में जाता था तो घर में से कुछ आवाज़ें आती थी चीखने चिल्लाने की, लेकिन उसने पहले से ही सबको मना कर रखा था, चाहे कुछ भी हो जाए उस घर के बाहर भी कोई भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए और ना ही तो घर के अंदर कोई आना। इसीलिए सभी लोग अपने अपने ही घर में रहा करते थे। फिर लगभग 4-5 दिन ऐसा होने के बाद एक दिन आकर वो दादाजी से कहने लगा कि वो जो चोर डाकू थे उन्होंने उस औरत को बेरहमी से मारा था। यही नहीं, मारकर उसके साथ बलात्कार भी किया और फिर उसकी जान ले ली। दादाजी ने कहा, भला इन सब में गांव वालों का क्या कसूर? वो आत्मा गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? जिस पर उसने कहा कि गांव वालों को इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि उसका ऐसा सोचना है कि गांव वालों ने उसकी मदद नहीं किया। दादाजी कहने लगे कि हमें तो पता ही नहीं था, हम मदद कैसे करते? जिस पर उस आदमी ने दोबारा कहा, रात में जो आवाज़ें आती थी और वो लोग रात में जो अपने कमरे में रहते थे तब वो लोग इस औरत के साथ गलत करते थे और उसके बाद जिस दिन वो लोग यहाँ से भागे वो दिन उस औरत की लाश को वो लोगों ने जंगल में कहीं ठिकाने लगा दिया। दादाजी पूछने लगे, अब हमें क्या करना है? जिसके बाद उस आदमी ने कहा कि अभी सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो 4-5 आदमी गए किधर। तभी गांव में से एक आदमी कहने लगा कि वो लोग हो ना हो जंगल में ही होंगे, क्योंकि चोर डाकू तो जंगल में ही रहते हैं और अब भी वो डाकू लोग जंगल छोड़कर कहीं गए नहीं। जिस पर दादाजी ने पूछा कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता? वो कहने लगा कि वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल गया हुआ था। तभी लौटने में उसे रात हो गई थी और उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर आग लगाए हुए बैठे हैं। उसे खुद की जान का खतरा महसूस होने लगा, इसीलिए वो छुपते छुपाते वहाँ से भागकर अपने घर लौट आ गया। जब लोगों ने ये बात सुनी तो सभी लोगों ने कहा कि चलो चलकर उन्हें पकड़ कर लाते हैं। गांव से 20 से 25 लोग मिलकर जमा हुए और सभी लोग उस जंगल में गए। रात होने का इंतज़ार करने लगे। जब रात हुई तो सभी लोग उसी जगह पर पहुँचे जहां वो डाकू लोग अपना डेरा डालकर बैठा करते थे और फिर उनमें से सभी लोगों को पकड़कर वो लोग उसी घर में लेकर आए। दादाजी बताते हैं कि ये वही 5 लोग थे जो उसी घर में आकर रहा करते थे। जब उस घर में लाया गया तो मानो घर एक आग की तरह दहल उठा। घर में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, चीखने चिल्लाने की। दादाजी बताते हैं कि वो 5 आदमी तो छोड़ो, हम गांव वाले भी अब डर रहे थे वो 5 को घर के अंदर भेजने के लिए। फिर उस आदमी ने कहा कि अगर गांव में शांति चाहते हो तो ये 5 को उसी आत्मा के हवाले कर दो। जब इन लोगों ने उस पर रहम नहीं किया तो आज उसकी बारी है, उसे अपना बदला पूरी तरह से लेने दो। फिर दादाजी बताते हैं कि वो 5 को घर के अंदर डालकर घर को बाहर से लॉक कर दिया गया और उसके बाद हम लोगों ने वो 5 आदमी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ अपने कानों से सुनी है। वो आवाज़ें इतनी ज़्यादा दर्दनाक थी कि बाहर खड़े गांव के कुछ लोग तो रोने लगे और वो लोग एक बार को ये भी सोचने लगे कि उन 5 को बचा लो, बाहर निकाल दो, लेकिन वो आदमी मना कर रहा था। वो जो आदमी दादाजी जिसको लेकर आए थे वो एक ही बात कर रहा था कि अगर आज इस आत्मा ने अपना बदला नहीं लिया तो ज़िंदगी भर ये इस गांव के लोगों को चैन से जीने नहीं देगी। और इसी वजह से कहीं सभी लोग मजबूर थे और उन्हें शांत रहना पड़ा। फिर दादाजी बताते हैं कि जब सुबह हुई और वो आवाज़ों का आना बंद हुआ तब हम लोगों ने उस घर का दरवाज़ा खोला और जब दरवाज़ा खोला तो पाया कि अंदर 5 लाशें थीं। वो इतनी बुरी तरह से कटी फटी हुई थी
कि उन्हें देखकर कुछ लोग तो वहीं बेहोश होकर गिर गए। और उस दिन के बाद से उस आत्मा का कहर वहीं से ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या था, गांव में दोबारा खुशहाली आ गई। सभी लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।